वसीम अख्तर साहब के वो डेज पर तशरीफ लाएं और जनाब आमिर इदरीसी साहब और शहनशाह साहब आप जनाब को यहाँ ले आए। अब जनाब मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब से गुजारिश है कि आप डेज पर तशरीफ लाएं और शुएब साहब आप जनाब को यहाँ ले आए। मेहमान खुसूसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर इज्जत मां प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब, इमाम ईदगाह और बानी सदर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जनाब मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, ANP के बानी सदर जनाब आमिर इदरीसी साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ANP की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट के इनॉग्रेल सेशन के लिए आज हम सब लखनऊ की इस दिलकश सरजमीन पर और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में जमा हुए हैं। मीटिंग का आगाज हम तिलावत कुरान से करेंगे, जिसके लिए मैं हमारे छोटे से मेहमान यूसुफ इब्न महमूद को दावत देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। My name is Yusuf Ibn Mahmood. I am going to recite Surah Maun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर मियां यूसुफ। ANP हेड सेंट्रल जोन जनाब सैयद शुएब साहब, अब आपसे गुजारिश है कि आप अपने मखसूस अंदाज में हमारे आज के सब अजीज मेहमानों का खैर मक़दम करें। रक़्स से मैं तेज करो साज की लय तेज करो, रक़्स से मैं तेज करो साज की लय तेज करो, सुए मैं खाना सफीरान हरम आते हैं। ANP की 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव मीट में शिरकत करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आने वाले तमाम मंदूबीन का तहजीब व अदब की सरजमीन लखनऊ पर दिली खैर मक़दम करते हुए मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। ANP के शहर लखनऊ में इससे कबल कई प्रोग्राम हुए, लेकिन ये एक बड़ा प्रोग्राम है जो अब तक बम्बई और बेंगलोर वगैरह जैसे शहरों में मुनक़िद होता हुआ आया है। लखनऊ में ये प्रोग्राम इतने बड़े पैमाने पर मुनक़िद करना कतन नामुमकिन था अगर इसकी सरपरस्ती उस शख्सियत को हासिल न होती जो क़द-ओ-क़ामत में तो हमारे ही जैसा है, मगर फ़िक्र अमल और तदब्बुर में इतना बुलंद क़ामत है कि उसने जो सोचा वो कर दिखाया। उस शख्सियत ने एक बीज लगाया और उसकी इतनी उम्दा आबियारी व निगहदाश्त की कि वो बीज अब एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करते हुए गुलो समर से लदा फना हुआ है। हमें बेइंतहा मसर्रत है कि वो अजीम शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। मेरी मुराद प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर। मोहतरम का ये शाहकार आज हम सबको अपनी आगोश में लिए बैठा हुआ है। प्रोफेसर साहब चिराग बज़्म भी हैं और चिराग फन भी। किसी शायर ने कहा है, फिक्रे मुआश जिक्र बुता याद रफ्तगा, इस मुख्तसर हयात में क्या क्या करे कोई। अगर ये शायर साहब हमें कहीं मिल जाएं तो हम उनको सीधे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी दे करते हैं और कहें कि भैया इस मुख्तसर हयात में तालीमी इदारा भी कायम किया जा सकता है। हम इस प्रोग्राम में प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब का
استقبال کرتے ہیں جو ہمارے مہمان خصوصی کے ساتھ ساتھ میزبان خصوصی بھی ہیں. لفظ میزبان میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے جب اس 2 روزہ کنونشن کی اجازت مرمت فرمائی تو یہ بھی فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، جو آپ سلیکٹ کیے نا وہی یہ فرمایا کہ یہ پروگرام آپ کا ہی نہیں بلکہ ہمارا بھی ہے. آپ کی اس کرم فرمائی کے لیے جزاک اللہ خیر. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. حضرات اسٹیج پر تشریف فرما تینوں شخصیات میں جو ایک بات قدر مشترک ہے وہ ہے ان کی انکساری، ہیوملٹی اور کنسسٹنسی، اور یہی وجہ ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومنے کے لیے خود بیکار ہے. حضرت مولانا خالد رشید فرنگی مہدی صاحب کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں. عام طور سے لفظ مولانا یا تو آپ مسجد میں آپ کو سنائی دے گا یا پھر کسی مذہبی جلسے میں، یا پھر سب سے زیادہ انتظار جو مولانا حضرات کا ہوتا ہے وہ بارات میں نکاح کے لیے. لیکن ہمارے مولانا قدر مختلف وہ نکاح بھی پڑھاتے ہیں اور نماز بھی، مذہبی جلسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں. وہ مشہور عالم کے ساتھ ساتھ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے چیئرمین بھی ہیں اور بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. بھوکے لوگوں کا پیٹ بھرنا ہو تو اس کے لیے لنگر آدم یعنی ایڈمز کچن موجود ہے. جن کو تن ڈھکنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے ان کے لیے ایڈمز مال موجود ہے. بیماروں کے لیے طلحہ کلینک جہاں فری دوائیں ملتی ہیں. مطالعے کے شوقین حضرات کے لیے لائبریری، غربا کے لیے مفت راشن کا انتظام، دینی تعلیم کے لیے مدرسہ، عصری تعلیم کے لیے شاہین اکیڈمی کا سینٹر، کووڈ ویکسینیشن سینٹر اور کووڈ ریلیف کمیٹی، جس کا بھی شرف حاصل ہے کہ مولانا نے مجھے اس میں بھی شامل کر رکھا ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے. میں بتاتے بتاتے تھک جاؤں گا مگر یہ لسٹ ادھوری ہی رہے گی. اور آپ حضرات کو اگر یقین نہ ہو تو آپ سب چلے میرے ساتھ اور خود بھی دیکھ لیں، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ کے طفیل مجھے بھی گرما گرم کلچے اور نہاری مل جائیں. جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ، آخر یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی. میں مولانا خالد رشید فرنگی مہدی صاحب کا آج کے پروگرام میں استقبال کرتا ہوں. داغ ایک آدمی ہے گرما گرم، خوش بہت ہوں گے جب ملیں گے آپ. جی حضرات، ہمارے درمیان عامر ادریسی صاحب موجود ہیں جو ایم پی کی مناسبت سے ہمارے میزبان لیکن لکھنؤ کی مناسبت سے ہمارے مہمان ہیں. ان کی خلوص دل اور نیک نیتی پر مبنی لیڈرشپ کا کمال ہے کہ 14 سال کے مختصر عرصے میں ایم پی کے رسائی ملک کے 26 ریاستوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے 16 ممالک تک ہو چکی ہے. اور اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ان تمام جگہوں پر اس تنظیم کے چیپٹرز نہ صرف قائم ہیں بلکہ مستقل ایکٹیو بھی رہتے ہیں. میں عامر ادریسی صاحب کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہمارے لکھنؤ چیپٹر کی درخواست پر اس نیشنل ایگزیکٹو میٹ کا انعقاد لکھنؤ میں کرنے کا فیصلہ لیا. ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ شہنشاہ انصاری صاحب بھی موجود ہیں جو اے ایم پی یو ایس کے ہیڈ ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کر کے اے ایم پی کا رجسٹریشن کرایا اور اے ایم پی کا ماشاءاللہ یو ایس تک میں جھنڈا بلند ہے. میں ایک بار پھر مختلف ملک کے مختلف گوشوں سے تشریف لائے اے ایم پی نیشنل ایگزیکٹو ممبران، معززین شہر، انٹیگرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب اور دیگر تمام عہدیداران کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں. تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے. شکریہ. ہمیں بے حد خوشی ہے کہ اس وقت یو ایس سے آئے ہوئے اے ایم پی کے ایک اہم رکن شہنشاہ انصاری صاحب بھی یہاں موجود ہیں. شہنشاہ صاحب اے ایم پی کے شروعاتی دور سے اس سے جڑے ہوئے ہیں.
20 ममालिक में जहां पर AMP की मौजूदगी है उनमें से US भी एक है और वहां पर AMP का चैप्टर कायम करने और फिर इसको रजिस्टर कराने का सहरा यकीनन शहनशाह साहब के सर जाता है। इस वक्त वो AMP US के हेड हैं और आजकल लखनऊ में तशरीफ फरमा है, इसलिए इस मौके को हाथ से न जाते हुए मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो इस मौके पर अपने कलमात से हम सबको नवाजें और US में उन्होंने किस तरह AMP का झंडा बुलंद कर रखा है इसके मुतालिक कुछ बताएं। Assalamu alaikum, everyone. I'm overwhelmed to see all of you here, especially our AMP members who are traveling from across the country. And alhamdulillah, people from more than 20 states have come down to Lucknow. And this is the beauty of AMP. So since I'm currently heading AMP USA chapter, so I'll talk a little bit about AMP USA, how AMP was established there as an organization. So in general, what we do at AMP is, whosoever member are in India actively working, wherever we go, we create a chapter. So this is how the message of AMP, vision and mission is spread across every nook and corner of the, not only the country, but even outside of the country as well. So we have presence in all Gulf countries, we have presence in US, we have presence in UK, Australia, and alhamdulillah, there are 4 countries where we are officially registered, and AMP USA is one of them. So it was a chance. I got transferred from my company in Bangalore in 2014, and this is where I went to Chicago. The first thing we did was we created a team, we established a team there, and then we officially got our registration done, which means the way non-profit in USA works is a bit different from India. And I would say, like, US governments give them huge support when it comes to working freely without any complication. They have made registration, they have made getting tax benefits and all very, very simple. So within a month, we are able to register organization, we are able to get 501c3, which is tax benefit. And alhamdulillah, AMP has a very strong team in US. So there are almost 100 members actively working, and we do all the projects which we can do remotely to support AMP India. So I will take the opportunity to appreciate our Professor Wasim Akhtar Saab. Since I was here, we came here, and Lucknow was spotted as a venue for our national executive meet. And alhamdulillah, Wasim Akhtar Saab provided huge support. It is not easy to provide entire guest house, conference rooms, auditorium for any organization, but he took us wholeheartedly, and alhamdulillah, it is a great support that today we are doing all our programs for next 2 days. It will happen in Integral University under one roof, which is a great relief for our organization. I would like to another strength of AMP is all our members are all over the world, and I can say that none of us have met ever before. More than 90% members are meeting here first time. So every 2 years we try to meet each other physically, and this is another opportunity coming after 2019, because last convention happened in Bangalore in 2019. Earlier it happened in Mumbai. So we try to rotate our national executive meetings, conventions, so that it should really work as a pan-India organization. Another great strength of AMP is every member, they have utilized their money to travel to Lucknow, and everybody is spending a lot of money taking flight, taking train. So this is another great strength of AMP, where everybody is trying to contribute and not putting that
burden on our vision. So AMP has not picked anybody. So this shows the interest and bonding among AMP members. Like people are so much committed for the organization, for the community, that they're ready to spend more than 10,000 just on the table, come down here, we stay together and talk, discuss the projects and plan for the whole year. So this is another great work MP has created, and Alhamdulillah, we are getting huge support. At the end, I will not take much time because time is limited. So one of the things I would share with you is why AMP is so successful creating that, delivering that message, is we take AMP on high priority. So as I standard, we have taken family as a first priority, second priority is our job, then the next priority is AMP. So when we get time from family and job, all the time we are giving to AMP, which is really helping AMP in growing faster. And this is one of the reasons in the last 14 years, we have created more than 100 chapters across country. We have presence in 150 cities, Alhamdulillah. And as Shaheen Madam was saying, 20 countries we have presence as well. So I would say that we should continue with this spirit and take AMP as a priority, because now this is time to give back to the society. Because we have achieved a lot as a professional, as a human being, and now we should come ahead and support the whole community and empower them educationally and economically, which is one of the primary mission of AMP. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullah. बहुत शुक्रिया शहनशाह साहब। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। इस रिवायत को कायम रखते हुए मैं सबसे पहले बुला रही हूँ AMP यूपी की ETP कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुम्बुल शकील को। आप प्लीज आए और ये गुलदस्ता जनाब प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब को पेश करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुम्बुल। AMP प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ETP मिस आयशा महमूद से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और जनाब मौलाना खालिद रशीद फरंगी महदी साहब को गुलदस्ता पेश करें। जज़ाकल्लाह खैर मिस आयशा साहिबा। अब मैं दोबारा डॉक्टर सुम्बुल शकील से दरख्वास्त कर रही हूँ कि वो आए और आमिर इदरीसी साहब को गुलदस्ता पेश करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुम्बुल। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए AMP के सदर जनाब आमिर इदरीसी साहब से दरख्वास्त है आप तशरीफ लाएं और AMP के 14 साला मुख्तसर लेकिन बेहद शानदार सफर के बारे में मेहमानान और सामईन को अपने मुनफरिद अंदाज में तफसील से बताएं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनाब सैयद वसीम अख्तर साहब, हम सब के सरपरस्त, बुजुर्ग नहीं कहूँगा बड़े भाई हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महदी साहब, स्टेज पर बैठे मोहम्मद शहशान सारी साहब, सैयद शोएब साहब, हमारी बहन बाजी शाहीन इस्लाम मैडम, डॉक्टर कौसर उस्मान साहब, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, वकील साहब और AMP की टीम से पूरे इंडिया से आए हुए मेरे अजीज दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का खास तौर पर मुल्क भर के कोने कोने से आए हुए एएमपी के तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने जो है इस मीटिंग में शिरकत की और पूरे इंडिया से यहाँ जमा हुए। उम्मीद है अल्लाह पाक हम सब लोगों के इस जमा होने को कबूल करे और आज के दिन को एक हिस्टोरिकल दिन बनाए, आज के दिन को एक एएमपी की तारीख में एक माइलस्टोन वाला दिन बनाए और आज के इस दिन को पूरी कम्युनिटी की तारीख में जो है एक ऐसा दिन बनाए जहां से एक निसातु शानिया का या रेनिसेंस का आगाज हो। इंशाअल्लाह इन दुआओं के साथ जो है मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। मैं खुसूसी तौर पर इस्तकबाल भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ हमारे दोनों मुआज़्ज़ज़ मेहमानान का कि न सिर्फ इस मीटिंग के लिए बल्कि ओवरऑल जो कुछ भी हम इस शहर में पहले से करते हैं या गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने किया है या जो कल किया है, उन तमाम कामों में इन दोनों हजरात का और लखनऊ शहर के दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का बहुत जो है अहम साथ रहा। मैं उन सब के लिए जो है आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ख़ास बात जो हमारी टीम के लोग यहाँ बैठे हैं उनके सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये जो दो मेहमान हैं आज हमारे यहाँ स्टेज पर, ये दोनों बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ के मालिक हैं। एक माहिर तालीम है जो मुझे लगता है कि दीन को भी उतनी ही गहरी तौर पर समझता है, उतनी ही गहरी समझ रखता है। मेरी मुराद जो है चांसलर साहब वसीम अख्तर साहब से है। और एक आलिम दीन है जो मुझे लगता है कि दुनिया को भी उतने ही अच्छी तरीके से समझता है, दुनियावी ज़रूरतों को भी उतने अच्छी तरीके से समझता है। मेरी मुराद जनाब मौलाना साहब से है। और मुझे लगता है कि इन जैसे दो हजरात की सरपरस्ती में हम जैसे कुछ यंग पूरी तरीके से हम जैसे यंग नौजवान बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आप लोगों की सरपरस्ती में हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। बड़ी आसानी के साथ ये कहा जा सकता है वसीम अख्तर साहब को देखने के बाद और इस यूनिवर्सिटी में विजिट करने के बाद जो हम लोगों ने यहाँ पिछले 2-3 दिन गुजारे हैं, मेरी बात से सारे लोग मुत्तफिक होंगे कि हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि मॉडर्न डे सर सैयद है। और अगर जो लोग हमारी टीम से खासतौर पर कल जॉब फेयर में रहे हों ईदगाह में, तो ईदगाह को, उसकी एक्टिविटीज को, मौलाना की शख्सियत को, मौलाना के फील्ड में उतर के काम करने के जज्बे को, कि जहाँ 10,000 बच्चे जो है घेरे हुए खड़े हों और मौलाना बीच में खड़े हों, ऐसे कम से कम आलिमी दिन देखना बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त। ऐसे आलिमी दिन का हमारे बीच में होना मैं समझता हूँ ये हम सब लोगों के लिए बाइस से इफ्तिखार है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग ना सिर्फ एएमपी बल्कि पूरी कम्युनिटी जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। मैं बहुत आई एम क्वाइट होपफुल। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का जिक्र करने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में जब हम लोग जाते हैं, दौरा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो इस बात का एहसास होता है कि हम लोग एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हैं। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो नॉर्थ का सफर करेगी, यानी ऊपर का सफर करेगी, तरक्की का और ग्रोथ का सफर करेगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस पूरे एफर्ट्स में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसमें हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें हमारी जो भी कोशिशें हैं, अल्लाह उसको कामयाब करे। और हम सब लोगों को, यहाँ मौजूद सभी लोगों को, और जो लोग भी कम्युनिटी के फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, अल्लाह उन सभी लोगों को खूब खूब अजर से नवाजे। एएमपी की बात करें तो मेरे पुराने जो बहुत अर्ली डेज के साथी हैं, बहुत सारे लोग, एक खास बात ये है कि जो एक बार एएमपी से जुड़ जाता है फिर वो डॉक्टर साहब फिर वो बाहर नहीं निकल पाता। इस गली की जानिब, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, जो इस तरह से कह सकते हैं कि एएमपी से जुड़ने वाले साथियों का, किसी भी लोगों का ये हाल होता है। तो वो लोग इन बातों को रिलेट करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ कि एएमपी की शुरुआत तो बहुत छोटी सी हुई थी, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी सी हुई थी कि शायद उसका मेंशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो। लेकिन अगर 14 सालों में देखें तो आपको जान के ये हैरत होगी, जो द ग्रोथ, द सक्सेस which AMP has achieved in last 14 years is second to none। मैं तो यूं कहूंगा कि इसकी इस तरह की नजीर मिलना मुश्किल
वर्ड यूज ना करते मैं कहूँगा नामुमकिन है। इस थोड़ा सा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन जैसा लगेगा, लेकिन आप ये समझिए कुछ आम से नौजवान लड़के और लड़कियां जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है, जिनके साथ किसी अबकरी शख्सियत का साया नहीं है, जिनके साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं है, वो लोग एक बार निकलते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, लेट्स डू समथिंग फॉर मुस्लिम्स नॉट ओनली इन बॉम्बे बट अक्रॉस इंडिया। इंडिया का कोई गांव, कोई तालुका, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई हिस्सा, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला बचना नहीं चाहिए जहां एएमपी के बेनिफिशियरीज ना मिले। इस सोच के साथ निकलते हैं। उस वक्त लोग शायद कहते हो कि दीवाने हैं, पागल हैं, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता हो, लेकिन हमें हमारी जो पूरी टीम है उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि नहीं, ये तो हम लोग बहुत जल्दी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम लोग उसका कोई एक हिस्सा अचीव कर पाए हैं, उसका कोई एक जो है पार्ट हम रीच कर पाए हैं। और इसी रफ्तार के साथ अगर हम लोगों ने काम किया, मुझे लगता है तो अल्लाह ने चाहा वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग बहुत ही लिमिटेड टाइम में उन तमाम प्रॉब्लम्स पे जिसको लेकर हम सभी लोग बहुत फिक्रमंद रहते हैं, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन कम्युनिटी के सामने रख पाएंगे। और उन तमाम एक्टिविटीज के जरिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चेंज और इम्पैक्ट ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी में बल्कि इस पूरे मुल्क के लिए, इस मुल्क में बसने वाले सभी लोगों के लिए हम इंशाल्लाह ला पाएंगे। अगर आप समझें इस ग्रोथ को जो पिछले 14 सालों में एमपी को मिली है, तो उसमें पिछले 6-8 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उसमें भी पिछले 2-3 साल और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। जब आप देखते होंगे लॉकडाउन लगा, पैंडेमिक का इशू हुआ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज शट, लेकिन अगर आप एएमपी की बात करें तो मैक्सिमम ग्रोथ विच एएमपी हैज सीन और विच एएमपी हैज डन is from last 2 years, माशाल्लाह। The kind of activities which we have done in last 2 years, वो शायद हम लोगों ने पिछले 12 सालों में भी नहीं की थी। और जब भी मैं किसी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि जो कुछ हमने पिछले इतने सालों में किया था वो पिछले साल में किया, शायद अगले साल ये कहूँ कि जो कुछ हमने पिछले सालों में किया था वो इस साल में किया। तो ये ग्रोथ जो है इतना फास्ट रहा है, इतना एक्सपोनेंशियल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हर बार मुझे कहना पड़ता है कि ये आज का हिस्टोरिकल दिन है, आज से ये होगा, और फिर हिस्ट्री का हिस्सा हो जाता है। फिर अगले साल लगता है कि तो बहुत छोटा सा दिन था, ये दिन और बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्रोनोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशन की जो माइलस्टोन्स होते हैं उसको समझने के लिए काफी है। पिछले 2 सालों में अगर खासतौर पर हम लोग जिक्र करें तो जो सबसे कामयाब इनिशिएटिव हम लोगों का रहा वो हमारी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का रहा, जो इंडिया ज़कात के नाम से हम लोगों ने लॉन्च किया। माशाल्लाह 2 साल से कम के अरसे में, तकरीबन 22 महीने में, we have raised more than 8 crore rupees on India Zakat, in helping more than 3,000 causes and impacting around 15,000 families across India. इसमें मेजॉरिटी बेनिफिशियरीज एजुकेशन सेक्टर के हैं, वो बच्चे हैं जिनकी फीस भरने का इंतजाम किया गया माशाल्लाह अक्रॉस इंडिया। एमबीबीएस, मेडिकल की, कम से कम मेडिकल की पूरी फील्ड के 400 स्टूडेंट्स होंगे अशरफ में। आईआईटी में काम सिर्फ आईआईटी के उसके अंदर 50 बच्चे होंगे। लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जिनकी मदद की गई फीस से ऐसे कम से कम जो है 10 बच्चे होंगे, और ओवरऑल लॉ देखें आप तो कम से कम 100 बच्चे होंगे जिनकी कंप्लीट लॉ की फीस भरी गई। तो ये इतना रेवोल्यूशनरी कदम रहा माशाल्लाह। मोर देन 25,000 people have donated on this cause in last 2 years and without spending anything on promotion or marketing and advertisement. ये जो EMP का जो पिछला जो 10-12 साल का काम था उसने जो है ये क्रेडिबिलिटी क्रिएट की। नेशनल टैलेंट सर्च के एग्जाम हम पिछले 2 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे साथी सैयद खलील, प्रोफेसर खलील अहमद साहब यहाँ पर हैं। अकील भाई, ये नेशनल टैलेंट सर्च का प्रोग्राम ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ कि दोनों साल 50,000 से ज्यादा, इस बार 60,000 स्टूडेंट्स ने अक्रॉस इंडिया रजिस्टर किया, मोर देन 600 ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया माशाल्लाह। So it's a big achievement that students from more than 600 districts of India are now connected with EMP and we are continuously working with them. We are not only satisfied with one exam which we have conducted, but we are trying our level best to help those students with career counseling, guidance, motivation, information alert, admission alert और तमाम दूसरी तरीके की खूबियां दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं कम्युनिटी में, अच्छा उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो माशाल्लाह ये एक बड़ा सक्सेस रहा। हम लोग एनजीओ के साथ बहुत सारा पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में काम करते हैं। एनजीओ कनेक्ट नाम से एक इनिशिएटिव चल रहा था, वो पिछले 2 सालों से उसमें भी जबरदस्त तरक्की हुई माशाल्लाह। फारूक भाई पीछे बैठे हुए हैं, वो ही इज हेडिंग दैट। सो एनजीओ कनेक्ट में हम लोगों ने एनजीओ अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया 1 साल पहले, और आपको जान के हैरत होगी कि इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ मोर देन 2,300 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया spanning exactly around 350 districts of India have nominated themselves for that award, alhamdulillah.
So it's a big number again कि 350 डिस्ट्रिक्ट से ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ ऑफिशियली कनेक्ट हैं और अब हमारे साथ काम कर रही है लगातार। वो हम जॉब फेयर करते हैं तो उसमें दे सपोर्ट, हम एनटीएस करते हैं तो उसमें दे सपोर्ट, हम स्कॉलरशिप गाइडेंस के प्रोग्राम करते हैं तो दे सपोर्ट। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी हमने एक नया काम दिया है माशाल्लाह, और हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह, हम लोग का प्लान है कि इंशाल्लाह इस नंबर को 500 डिस्ट्रिक्ट में 5000 ऑर्गेनाइजेशंस तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर 3-4 साल 5 साल बाद का प्लान अगर हम सोचने की कोशिश करें तो कम से कम हम कोशिश करेंगे कि जो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड तालुका प्लेसेस है, ब्लॉक्स हैं, ऐसे 2000 ब्लॉक्स हैं, अगर अब्दुल्ला भाई जो मैं कल आपसे बता रहा था कि कम से कम 10 ऑर्गेनाइजेशन पर ब्लॉक, इनको हम लोगों को साथ कनेक्ट करना है, विच मींस 20,000 ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस इंडिया, 20,000 ग्रुप्स मुखलिस लोगों का। और अगर इनके पास हमने राइट एजेंडा पहुंचा दिया, मुझे लगता है तो इनके पास एक राइट सेट ऑफ प्रोसेसेस पहुंचा दिए, सिस्टम्स पहुंचा दिए, प्रोफेशनलिज्म पहुंचा दिया, इनकी प्रायोरिटी सेटिंग का काम कर दिया, इनकी जहन साजी का काम कर दिया, तो मुझे लगता है कि फिर एक इनकलाब की सूरत में रिजल्ट देखा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि हम सब इसके लिए तैयार रहें। ये बातें जो है सिर्फ बातें नहीं है, अगर हम 10 साल पहले बोल रहे थे कुछ चीजें तो वो करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने। तो अगर हम आज कोई बात कर रहे हैं तो पिछले अगले 5 साल में उसको करके दिखाएंगे। मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के किसी साथी को इन बातों में डाउट ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम सब लोगों ने यकीन मानिए जोर से एक साथ अगर ये तय कर लिया कि जोर से आवाज लगाई जाएगी तो वो इंडिया के पूरे कोने में पहुंचा दी जाएगी इंशाल्लाह। इस बात के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना है। और मुझे लगता है आज की ये 2 रोजा जो मीटिंग है उसका एक बहुत अहम मैसेज रहेगा। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, हम लोग 2-3 इससे बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन जो मैसेज मैं समझता हूँ तो हजरत मैं कोशिश करता हूँ पर्सनली कि मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मुताला करता रहूँ, सीरत सहाबा का मुताला करता हूँ, समझता रहूँ चीजों को। तो समझते समझते मेरे जहन में एक दिन ऐसी ख्याल आया कि अचानक कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखी जाए तो 13 साल जिंदगी मक्की जिंदगी है, उसके बाद 10 साल मदनी जिंदगी है। वो 13 साल बहुत स्ट्रगल के रहे, वो 13 साल इनिशियल चीजों को एस्टैब्लिश करने के रहे, वो 13 साल तौहीद और रिसालत के का जो खमीर है वो लोगों में उतारने के रहे। और उसके बाद की अगर 10 साल देखें मदनी जिंदगी की तो वो ग्रोथ के रहे, वो चीजों को आगे बढ़ाने के रहे। और मैं अगर उसको एमपी से रिलेट करता हूं तो मुझे लगता है कि यार वैसे ही कुछ हो रहा है। ये मेरे हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर मैं समझ रहा हूं तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इंशाल्लाह इस समझ की बरकत की वजह से ऐसे ही होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, कि जिस तरह से नबवी जिंदगी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग तो मतलब उसका कोई वर्ड मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इंस्पिरेशन तो वहीं से मिलेगा हम लोगों को। तो मुझे इंस्पिरेशन वहीं से मिलता है कि जो पिछले 13-14 साल हमने गुजारे हैं या पिछले 2-10 साल हमने गुजारे हैं वो स्ट्रगल के रहे, वो प्रोसेसेस को स्टैब्लिश करने के लिए रहे, वो लोगों की जहन साजी करने के लिए रहे। हमने टीम को अलग अलग जगह कॉर्पोरेट में काम करने वाले जिनका आमतौर पे कोई लेना देना नहीं था इस तरह के कामों से, ऐसे हजारों लोगों को पूरे इंडिया में कनेक्ट किया है और उनके दिमाग में बिठा दिए कि दिस इज द वे टू वर्क, दिस इज द वे टू हेल्प समवन, दिस इज द वे टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। सो वो एस्टैब्लिश कर दिया हम लोगों ने। अब मुझे लगता है कि ये जो नए साल रहेंगे ना, ये जबरदस्त ग्रोथ होगा। आप लोग सब लोग भाई मुझे शिकायत करते हैं ना बैठते हैं ना बैठने देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अब वो वक्त ऐसा है कि अब बैठा नहीं जा सकता। अब हम लोग जो है जो रीच अल्लाह ने हम लोगों को ऑलरेडी अता कर दी है, जो सक्सेस अता की है अल्लाह पाक ने हम लोग, अल्लाह का जो फजल रहा हमारे साथ, हमारी टूटी फूटी कोशिशों को अल्लाह ने जिस तरह से कामयाबी दी है, तो वो एस्टैब्लिश कम्युनिटी में ये हो गया है कि इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, it's a successful organization, it's an organization of professional Muslims, it's the organization of the most educated people within the community। उस हिसाब से हम लोग की रिस्पांसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। वो हर एक हमारे साथी को समझने की जरूरत है कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप में होने का मतलब ये है कि हर आदमी आपको एक बड़े लीडर के तौर पर देखता है, पूरी कम्युनिटी आपसे जो है ना एक उम्मीद लगाती है, उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करना, ये कम्युनिटी की लीडरशिप अगर बनती है तो ये उस लीडरशिप की सबसे अहम जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि आप लोग इस बात को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। जब कोई काम ऐसे होता है जिसमें आप पायनियर हो, जिसकी शुरुआत आप कर रहे हो, जैसे कि जॉब फेयर लखनऊ में कल अगर हम लोगों ने किया, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जिस्टिंग लीडरशिप की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस मामले में मैं समझता हूं कि हम लोगों को
और मेहनत करने की जरूरत है। आज लोगों ने लखनऊ में देखा है जॉब फेयर होते हुए, बहुत तारीफ होगी, कुछ क्रिटिक भी होंगे, कुछ लोग बुरा भी कहेंगे। इन तमाम चीजों को पॉजिटिवली लेने का हुनर सीखना पड़ेगा हम लोगों को, इन तमाम चीजों को पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करने का हुनर सीखना पड़ेगा हम लोगों को, इन तमाम चीजों को एक आम चीज बनाने का हुनर सीखना पड़ेगा हम लोगों को, इन तमाम एक्टिविटीज को कम्युनिटी की हर ऑर्गेनाइजेशन करे उसकी कोशिशें करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की या जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग हो, उसकी मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, और अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग इसको जो है पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर की अगर बात करें, आखिरी कुछ हिस्सों की अगर मैं अपनी बात करूं तो 2 दिन में तो बहुत सारी बात करी जाएगी आप लोगों से, सभी लोगों से, लेकिन चूंकि ये इनॉग्रल है, हमारे मौजूदीन शहर यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें हम लोगों को, तो वी विल हैव टू बी वेरी फास्ट। हम पुराने जमाने के अंदाज से बहुत स्लो ऑपरेट नहीं कर सकते। द टाइम हैज गॉन, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आज दुनिया जितनी तेज रफ्तारी के साथ चल रही है, हम सभी लोगों को भी उतनी ही तेज रफ्तारी के साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड एंड यू शुड गो बैक टू बाबा आदम्स एज, और वहां पर जाके रहिए, जंगलों में घर बनाइए। हमने अगर दुनिया की तेज रफ्तार जो इस वक्त चाल है, उस चाल को मैच नहीं किया पॉजिटिवली, तो मतलब और बुरा हाल होगा। ये जो रेवोल्यूशन का दौर चल रहा है इस वक्त, डिजिटल एज चल रहा है इस वक्त, जो रेवोल्यूशन का दौर चल रहा है, दुनिया की चीजें बड़ी तेज, कल की मीटिंग में भी सारे लोग बात कर रहे थे कि जितनी तेज रफ्तारी से चल रही है, एज अ कम्युनिटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड, और हम लोगों को उस फास्ट पेस में काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारे कुछ साथी हैं, खासतौर पर हमारे एनसीटी के मेंबर्स हैं, तो हमारे सब लोग हमसे, हमारे बड़े भाई बहनें हैं, उनसे खासतौर पर मेरी दरख्वास्त है कि हम लोगों को फास्ट काम करना पड़ेगा, बहुत तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज है, बहुत फोकस काम करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे आइडियाज लेकर लोग आएंगे, लेकिन एन आइडिया विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान इज अ बिग जीरो। मैं ऐसे समझता हूँ, आइडिया है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, टीम है, कुछ कर सकते हैं, तो ही उस नए आइडिया पे जाना चाहिए, अदरवाइज बहुत फोकस वे में काम करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, तेज रफ्तारी के साथ काम करती हैं, वही कामयाब होती हैं, अदरवाइज हम सफेद से जो है ना, हमारा नामो निशान मिट जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो विद इन एएमपी ऑल्सो हमारा ये फोकस, जिसकी वजह से सक्सेस मिला है, वो आगे भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उस फोकस के साथ और उसी कंसिस्टेंसी के साथ हम काम करें। तो दूसरी एक अहम चीज है जो थोड़ी सी नेगेटिव है एएमपी के बारे में, मैं समझता हूँ, लेकिन इस फोरम से बोलना जरूरी है, वो ये है कि चूंकि हम लोग डिजिटल एज के हैं, तो इसलिए हम लोगों ने फिजिकल जो है ना दूरियां पैदा कर ली हैं। एक आम मिजाज बना हुआ इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में, कि लोग एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, सारा कनेक्शन व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के साथ ही रखना चाहते हैं। तो वो उस दूरी को हम लोग, उस प्रॉब्लम को हम लोग को समझना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम लोगों के बीच आपस में मिलना, आपस में कनेक्ट होना, आपस में जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे ये मीटिंग है, माशाल्लाह, ये सारी मीटिंग हम लोगों ने जूम पे बड़ी आसानी से कर ली होती, लेकिन आज हम सब लोग जब यहाँ जमा हुए हैं तो 100% उसके बहुत अच्छे नतायज होंगे। सो जो ये टीम बिल्डिंग है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, और हम लोगों को टीम बिल्डिंग पे चैप्टर लेवल, एकदम बॉटम सिटी चैप्टर लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक जिस भी टीम का हम हिस्सा है, हमारी कोशिश प्रोजेक्ट बनाने से पहले टीम बनाना होनी चाहिए। प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने से पहले एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट करना, दैट शुड बी आवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी। खासतौर पर हम लोगों की लीडरशिप को समझने की जरूरत है। आखिरी 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है कि मैं बारहा इस बात की बात करता रहा हूँ कि काम करना एक मरहला होता है, एक मंजिल होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत काम करना, और अफराद तैयार करना, मुझे लगता है अफराद साजी जो है वो हाईएस्ट मंजिल होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी रेवोल्यूशनरी, किसी लीडर्स के लिए। तो हम लोगों को उस सिमत में कहीं ना कहीं कदम बढ़ाना चाहिए कि जहां हम मजीद अफराद साजी पर काम करें, लोगों के ओरिएंटेशन पर काम करें, लोगों की जहन साजी पर काम करें, ना सिर्फ विद इन एएमपी। हजारों लोग, सिर्फ वॉलंटियर्स, अगर मैं डेटा की बात करूं तो वॉलंटियर्स जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है डॉक्टर साहब एएमपी के साथ काम करने के लिए, वो डेटा हमारे पास तकरीबन 40,000 लोगों का है, जो किसी न किसी, कोई जो है हमारे सरकार फंड में वॉलंटियर है, कोई सोशल मीडिया वॉलंटियर है, कोई स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, कोई करियर काउंसलिंग में। वो डेटा पूरा हम लोग कंपाइल कर रहे थे, तो दैट गोज अराउंड 40,000 एंड अबव। तो कम से कम इतने लोगों की हमने राइट काइंड ऑफ जहन साजी कर दी, तो आप ये समझिए
कि फिर ऑर्गेनाइजेशन और हमारी जरूरत नहीं मतलब कि सिर्फ इसके साथ जुड़ के ही काम करे, वो जहां होगा वो एक एएमपीएन बन के काम करेगा इंशाल्लाह, वो जहां होगा वो इस सोच के साथ काम करेगा। तो दिस शुड बी आवर फोकस एंड नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग एएमपी मेंबर्स बट आल्सो फॉर द ईच एंड एवरी यूथ ऑफ द कम्युनिटी। ये हम लोगों का एक एजेंडा कम्युनिटी में बनना चाहिए हजरत, कि उनकी जो है ना एक जहन साझी की जाए और उनको ये बताया जाए राइट एंड रॉन्ग कुछ ऐसे, यानी वो फजाइल और अहकामात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब इन समाज में रहना है अगर हम लोगों को तो हम लोगों को क्या करना होगा, कैसे करना होगा, और हम लोगों को अपनी जो अजमत रफ्ता है उसको बहाल करना है तो वो कैसे करना होगा वो उनको सिखाना पड़ेगा हम लोगों को। सो लेट अस रीच टू ईच एंड एवरी कॉलेज ऑफ इंडिया, let us reach to each and every institution of India, let us reach to each and every masjid of India, let us reach to each and every madrasa of India, let us reach to each and every mohalla of India, let us reach to each and every household of India, जहां पहुंचकर हम उनको ये बता सकें कि आप हमारा मुस्तकबिल हैं और आपकी मदद के लिए हम यहाँ आए हैं और उसके लिए हम अपना आज तक कुर्बान करने को तैयार हैं। इस मैसेज के साथ हम लोगों को लोगों से कहीं ना कहीं मिलना पड़ेगा। आखिरी बात जो अभी शहनशाह भाई ने कही कि प्रायोरिटीज है, फैमिली 1 नंबर है, जॉब 2 नंबर है, एएमपी 3 नंबर है, तो मैं समझता हूँ इसको चेंज करना पड़ेगा। एवरीथिंग शुड बी नंबर 1 ऑन अ डेली बेसिस। उसी दिन जॉब भी करेंगे, उसी दिन फैमिली से भी मिलेंगे और उसी दिन एएमपी भी रहेंगे। अगर उस इन तीनों में से कुछ भी मिस होता है तो मुझे लगता है दैट विल बी अनफेयर। बी रेडी फॉर दी सेक्रीफाइस। कुर्बानियों के बगैर दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है। अगर हम में से कुछ लोगों को लगता है कि पैसा कमाना ही मेराज है, सिर्फ वही स्टैंडर्ड है कामयाबियों का, तो वो बहुत गलत समझता है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो अपना ड्रीम जी रहा हूँ डॉक्टर साहब, मतलब मैं इससे ज्यादा खुश हो ही नहीं सकता था जो कुछ करके एमपी में खुश होता हूँ। अगर मुझे कोई करोड़ों की डील मिल रही हो, लाखों की डील मिल रही हो, आप यकीन मानिए अल्लाह गवाह है मेरा इस बात के लिए कि अगर एमपी का कोई प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल चल रहा है तो मैं उसमें ज्यादा खुश रहता हूँ, मिस कर देता हूँ। मैं सबसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि प्रायोरिटी नंबर 1 बनना चाहिए एमपी, एटलीस्ट लीडरशिप के लिए। अगर लीडरशिप के लिए एमपी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है तो दैट मींस दैट वी आर नॉट डिजर्विंग दैट पोजीशन, we are not doing justice with that position, so we should bring this change. Alhamdulillah, I'm very happy with my team. ये सारी टीम वैसे ही काम कर रही है, मतलब 24 hours they are available. ये आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस की कोर टीम होती है 3, 4, 5 लोगों की, हमारी 100 लोगों की माशाल्लाह। यानी ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है, और वो 100 लोग मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के हैं, मुख्तलिफ कल्चर के हैं, उसके बावजूद एक सिंगल विजन और मिशन के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए माशाल्लाह, ये कामयाबी है। लेकिन इन तमाम चीजों को और बहुत आगे ले जाना है। अगर हम लोग घंटा आधा घंटा अगर काम कर रहे हैं रोजाना अगर एमपी के बेसिस पे, तो लेट अस गिव एटलीस्ट 30% ऑफ योर टाइम फॉर एमपी, फॉर कम्युनिटी। और अगर हम लोगों ने इस तरह से ये किया तो मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया का टारगेट, कोई भी दुनिया की प्लान्स जो है हम नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। जो सोचेंगे वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों की कोशिशों में हम सभी लोगों को कामयाब करे और हमको अल्लाह जो है एक जरिया बनाए और एएमपी को एक ऐसी तंजीम बनाए अल्लाह पाक जो ता क़यामत चलती रहे, ता क़यामत इसका नाम लिया जाता रहे, ता क़यामत इसके जरिए लोग जो है बेनिफिट उठाते रहें, और अल्लाह जो है हमारी इन छोटी मोटी कोशिशों को अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब, ऑनरेबल चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जिनकी बेपनाह शफ़क़तों की वजह से इस प्रोग्राम का इनेकाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में मुमकिन हुआ था। अब मैं आपको जहमत दूंगी, आप इस मौके पर अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ करें। चलने बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, वहाँ से पहले, यहाँ से पहले, मैं सोचता हूँ रहे वफा में कदम उठाऊं कहाँ से पहले। हज़रत मौलाना खालिद रशीद फरंगी साहब हमारे
आमिर इदरीसी साहब, शहनशाह साहब और हमारे शोएब साहब, जिन्होंने आज मुझे ये मौका फराहम किया है कि आज आपकी इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हाजिरी हो। आपने जो शर्फ बख्शा है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और इस एएमपी की एक्टिविटीज़ और उसके परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट सुन के मुझे भी, मैं थोड़ी देर के लिए हैरत ज़दा हूँ। यकीनन आपकी ये एक ऐसी जामे कोशिश है जो इस कौम की ऐसे तबके को उठाने के लिए जो है, जो कहना चाहिए कि एक तरह से ज़माने से अलग थलग है, अलग थलग इन मानों में कि उसकी इक़्तिसादी हालत और उसकी तालीमी हालत नागुफ्ता बे है। हम जब ये बात करते हैं कि हम अपलिफ्टमेंट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम स्टूडेंट्स का, मुस्लिम उनका, तो क्यों करते हैं आखिर? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे लिए सारी कौमें, सारी कम्युनिटीज और सोसाइटीज तकरीबन एक जैसी है, लेकिन क्यों हम बार बार इसका जिक्र करते हैं कि भाई मुस्लिम बहुत पसमानदा है? इसकी मिसाल आप इस तरह से भी समझ लें कि एक चेन है, डेवलपमेंट की एक चेन है, उसमें बहुत सी कड़ियां हैं। हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की एक चेन है, उसमें बहुत सी कड़ियां हैं। एक कड़ी अगर उसमें डिफेक्टिव है, छोटी है, उस साइज की नहीं है, उस मेजरमेंट की नहीं है, तो क्या वो चेन बहुत स्मूथली चलेगी? मेरा ख्याल है कि वो नहीं चलेगी। उस चैन को इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए, उस चैन की उस कड़ी को अगर हम वो बराबर की उसी मेजर की कड़ी बना दें तो वो जो डेवलपमेंट की चैन है जो है वो बहुत आसानी से और स्मूथली चलेगा। और हिंदुस्तान की तरक्की कोई भी कौम, चाहे वो SC/ST की हो, पिछड़ा वर्ग हो, माइनॉरिटीज की हो, जब तक कि ये एक लेवल पे नहीं आएंगे उस वक्त तक उस तरक्की का ख्वाब, उस हिंदुस्तान का ख्वाब, वो सुनहरा ख्वाब जो बहुत ही डेवलप कंट्रीज का होता है, वो मुमकिन नहीं होगा। आप हज़ार की ये कोशिशें, जैसा कि अभी आमिर इदरीसी साहब ने बताया, यकीनन काबिल शुक्र, काबिल रश हैं जो आप कर रहे हैं। असलन आप तालीम के मैदान पे अगर नजर डालें तो यकीनन पहले के बनिस्बत आपको इसमें इम्प्रूव महसूस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और पढ़ रहे हैं। खुसूसन कल का जब मैंने सुना कि ईदगाह में एक जॉब फेयर लगा था और उसमें कितना ओवरवेलमिंग क्या नाम रिस्पॉन्स था कि आपने सोचा था कि हम शायद 2-3 हज़ार बच्चे आएंगे, लेकिन 10,000 बच्चे वहाँ आ गए और एक तकरीबन क्यास पैदा हुआ। तो ये और आप उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सके। इससे जाहिर होता है कि ये बहुत क्या नाम चैलेंजिंग स्टेज है कि हम कैसे इसको ओवरकम करें, कैसे वो करें। फिर दूसरी बात ये कि जिस बच्चे ने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कर लिया, उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े सा तो रास्ते बन जाते हैं, वो अपना रास्ता तलाश कर लेता है, किसी न किसी तरह से मंजिल पे पहुंच जाता है। लेकिन ख्याल फरमाएं कि वो बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी उम्र ऐसी हो गई है कि उसको अब तक हाई स्कूल इंटरमीडिएट वगैरह कर लेना चाहिए और कोई जॉब करना चाहिए, वो क्या कर रहा है? सड़कों पे घूम रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है, पतंग उड़ा रहा है
पतंग काटने के लिए कटी हुई पतंग के पीछे दौड़ रहा है कि किसी तरह से उसके हाथ में वो पतंग आ जाए। क्या हम इस मसले पर भी सोचेंगे कि हम कैसे, असल में मसला ये है कि इख्तिसादियात पहली है या तालीम पहले? तालीम पहले, एक तरह से अगर आप कहें तो मैं इसको बहुत भोनी सी मिसाल ये दे दूं कि अंडा पहले है कि मुर्गी पहले। मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ये सोच है कि गालिबन इख्तिसादी हालात को संभलने पर ही तालीमी हालात पर चढ़ेंगे। लिहाजा हम क्या करें, हम कैसे करें कि हम इस जनरेशन की इख्तिसादी हालत को संभाल लें। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यकजा करके और सिर्फ फ्री कोचिंग से मुराद मुझे पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल एक बच्चे को ABCD और आबासा और अलिफ बेटे से कुछ भी नहीं आता, मगर हम उसको पकड़ के एक कोई काम सिखा दें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे रेफ्रिजरेशन का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे, और उसको एक 6 महीने की ट्रेनिंग से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। किसी बाकायदा उसको फॉर्म भरा के उसको फीस लेके इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बनाए। ये है, ये फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप हैं, ये वर्कशॉप है, ये कंप्यूटर है, ये रेफ्रिजरेशन है, ये इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, तुम इसमें आओ सीखो, देखो यहाँ इससे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये इस तरह से कनेक्शन, इस तरह से वगैरह वगैरह वगैरह, ये प्रोसेस है, और इस तरह से इसमें ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। वो आदमी सीखेगा, वो बच्चा जो दिन भर स्कूटर बना के और शाम को 50 रुपए लेके घर जाता है और उसके अखराजात के किसी तरह से रोजी रोटी करती, वो बच्चा अगर उससे कहा जाए कि आओ तुम स्कूल में नाम लिखा दो और बहुत मामूली फीस है, 50 रुपये महीना है, वो कंपेयर करेगा और ये सोचेगा कि मैं वहाँ तो मुझे 50 रुपये मिल जाते थे, घर की रोजी रोटी की जो कुछ थोड़ी बहुत है वो चलती थी, ना कि यहाँ से मुझे 50 रुपये देने पड़ेंगे, क्या होगा? तो अगर इस तरह से हम उस बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कर दें और फिर उसको एक ट्रेनिंग दे के, कोचिंग ट्रेनिंग दे के, और उसको मार्केट में हम फेंक दें कि जाओ अब अपनी रोजी रोटी करो, किसी दुकान में, किसी वर्कशॉप में या किसी फैक्ट्री में, या खुद अपना छोटा मोटा काम करो। ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक ऐसा निज़ाम हो कि हम उस बच्चे को थोड़ी बहुत मदद करके और ये कहें कि चलो तुम ये अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करो। वो बच्चा अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा, पैरों पे खड़ा होगा, अपने घर के अखराजात जो है वो पूरी करेगा, और उसके बाद फिर वो सोचेगा कि अब हमें दूसरे छोटे भाइयों को, मोहल्ले के लड़कों को, उनको भी एजुकेशन दे। जाओ भाई तुम जाओ स्कूल जाओ, तुम्हारा हम नाम लिखा देते हैं, हम तुमको पैसे हम तुमको देते हैं, तुम्हारी फीस हम देंगे, ये वगैरह वगैरह। तो वो मसला जो था कि दिन में 50 रुपए कमा के लाना है तब फिर खाना है, वो मसला इस तरह से हल हो जाएगा। धीमे धीमे इक़्तिसादी हालत बेहतर होती जाएगी, और जब इक़्तिसादी हालत बेहतर होगी तब फिर वो जो है हम ये कह सकते हैं कि हम इस कम्युनिटी को, इस सोसाइटी को पूरी तरह से एजुकेटेड बना सकेंगे। हमारा ये मुल्क बहुत अजीम मुल्क है और इसमें अल्लाह ने इसको बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमारे अंदर किसी एक कैरेक्टर की थोड़ी सी कमी है। अगर वो किसी तरह से हम अपना पैदा कर लें और इस कौम को, इस सोसाइटी को, इसके अंदर एक मॉरल वो पैदा करें, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये मुल्क पूरे तौर से कहना चाहिए कि एक डेवलप्ड मुल्क के तौर पर मुस्तकबिल में सामने आएगा।
मेरी ये चंद मारूजात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों के पास फाइनेंस की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन हम उसको किस तरह से चैनलाइज करते हैं, सबसे बड़ी कमी है। रमजान मुबारक आ रहा है, रमजान मुबारक आ रहा है, हमेशा हर शख्स ज़कात देने का वो है देता है ज़कात, और इंफरादी तौर से किसी अपने जानने वाले या किसी मोहल्ले या किसी गरीब को देते हैं। लेकिन हमने कोई अगर ऐसा जामे मंसूबा बनाया होता, इस ज़कात का एक जामे निज़ाम बना होता, तो आप ये समझिए कि रोज़ाना हर महीने एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक स्कूल, एक मदरसा वगैरह कायम होता है। तो मैं ये भी अर्ज करूँगा, हालांकि ये मुझे मालूम है कि जहाँ ज़कात का नाम और जहाँ चंदे का नाम आता है तो वहाँ बहुत बहुत मसाइल पैदा होते हैं, सिवाय इल्ज़ाम तलाशी के, सिवाय उसके और कुछ नहीं होता। लेकिन यही कैरेक्टर की बात है, क्या इसी को कहना चाहिए कि आपने हुजूर की वो सुनाया मक्की मदनी जिंदगी का। मुझे ये कहना है कि बाज़ वक्त हमको बहुत सी नाखुशगवार चीज़ों को खुशगवार बनाना पड़ता है एक बड़े नोबेल काज के लिए। हुजूर के पास एक साहब खजूर लेके आए, वहां साहब इकराम बैठे थे, हुजूर ने लिया और खाने लगे। एक दाना खाया और बहुत ही इशराब हुआ कि अरे ये तो बहुत बहुत अच्छा है। इस तरह से मुस्कुराए, दूसरा दाना, तीसरा दाना। साहब इकराम सब बैठे रहे हैरत ज़रा कि आखिर ये क्या हुआ कि हुजूर खा रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे। खैर हुजूर ने सारे अंगूर खा लिए। खाने के बाद वो चला गया, बहुत खुश हुआ वो आदमी कि हो देखो हमारा दिया हुआ तोहफा हुजूर ने बहुत अच्छी तरह से कबूल किया और उन्होंने खा लिया। खैर उन सब के जाने के बाद साहब इकराम तो फौरन पूछ लेते थे कि आखिर ये क्या मसला है हुजूर, आपने खुद खा लिया और हम लोग को दिया नहीं, हम लोगों को पूछा नहीं। हुजूर ने कहा कि भाई तुम्हें हकीकत बताऊं, वो अंगूर इस कदर खट्टे थे कि मैं तुमको देता, तुम जैसे ही खाते फौरन तुम्हें चेहरे से तुम्हारे जाहिर हो जाता कि ये अच्छे नहीं है और उसके ऊपर कितना अच्छा असर होता। लिहाजा मैंने ये सोचा कि ये चीज मैं ही बर्दाश्त कर लूँ, और तो इस तरह की नाखुशगवार चीजों को भी खुशगवार बनाना पड़ता है। लिहाजा बेहतर ये होगा, आप जो काम कर रहे हैं मैं फुल्ली एग्री हूँ उससे और फुल्ली सपोर्ट करने की नीयत रखता हूँ, और ये कहता हूँ कि कोई ऐसा निज़ाम जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को अपलिफ्ट करे, उसी वक्त हम अपने टारगेट को पूरे तौर से अचीव कर सकेंगे। अदरवाइज इंफरादी तौर पर हम तालीम और नौकरी और अपॉर्चुनिटीज और इस सब के लिए कोशिश ज़रूर करना है, और जो हम कर रहे हैं उसको ज़रूर करना है, लेकिन उस नुक्ते नज़र पर, उस नाहिए पर, उस काम में भी हमें ध्यान देना है कि ये जो एक बहुत बड़ी तादाद है अनएम्प्लॉयमेंट की, और बिल्कुल जाहिल बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, जो एक तरह से बोझ है न सिर्फ अपने ख़ानदान पे बल्कि पूरी सोसाइटी पे, उनको हम किस तरह से वो अपलिफ्ट करें, किस तरह से उनके लिए निज़ाम बनाएं और कैसे उनको राह रास्त करें। मैं इन्हीं चंद लफ्ज़ों के बाद एक दफ़े फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने ये शर्त बख्शा कि आप यहाँ तशरीफ़ आए, आपने यहाँ यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बयान किया, और ये छोटी मोटी सी सहूलतें हैं ये हमने देने की कोशिश की, और हमारा जी तो बहुत चाहता था कि हम और बहुत करें, लेकिन यही थोड़ी सी मैं है और यही छोटा सा पैमाना, इसी को हम तो जो कुछ भी है हाजिर था हमने किया। आपको यहाँ रिश्ते में अगर कोई दुश्वारी कोई वो होती है तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब। सदर जलसा मौलाना खालिद रशीद फरंगी महदी साहब, अब आपसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने बेशकीमती अल्फाज से हमारी हौसला अफजाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, अम्मा बाद। आज एएमपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा और इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब और एएमपी के प्रेसिडेंट जनाब मोहतरम आमिर इदरीसी साहब और इस अज़ीमुशान यूनिवर्सिटी और इदारा जिस पर की हम सबको बहुत ही ज़्यादा नाज है, फ़ख्र है, उसके मोहतरम वीसी साहब, प्रो वीसी साहब, सैयद फज़ान अख्तर साहब, हारिस सिद्दीकी साहब, अमेरिका से तशरीफ़ लाए जनाब शहनशाह अंसारी साहब और अपने शहर में तिब के साथ साथ कौमी खिदमत अंजाम दे रहे जनाब डॉक्टर कौसर उस्मान साहब, जनाब तारिक सिद्दीकी साहब और अपनी तकरीरों में बेशुमार अशार से हम सबको मुस्तफ़ीद करने वाले जनाब सैयद शुएब साहब, NGO कनेक्ट के ज़रिए से सैकड़ों हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस को MP के साथ कनेक्ट करने वाले जनाब फारूक साहब और इस बज़्म की मैं बेहतरीन निज़ामत फरमा रही मोहतरमा शाहीन इस्लाम साहिबा, तमाम बुजुर्ग हज़रत, ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम हज़रात इस बात से बाखूबी वाक़िफ़ होंगे कि इस दुनिया की ये तारीख़ रही है कि मुसलमानों ने जब जब खुलूस और इखलास के साथ और हम हमारे आका सैयदुल मुरसलीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की इन्नमल अमालु बिन्नियात की रोशनी में मिल्लत के लिए काम करने की कोशिशें की हैं पूरे हौसले और अज़्म के साथ और आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, तब तक अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया में मुसलमानों को कामयाबी की तमाम तर मंजिलें तय कराई हैं। आप तमाम हजरात के इल्म में होगा कि अल्लाह ने बहुत वाज़े तौर पर अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम में पूरी उम्मत को एक वाज़े गाइडलाइन दे दी कि किस तरीके से तुम लोग दुनिया में और दुनिया के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है आखिरत में भी कामयाबी की मंजिलें तय कर सकते हो। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, थामे रहो, जकड़े रहो और आपस में तफर्रुक़ा पैदा ना करो। लिहाजा आज भी इस दौर में भी दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमान अगर अल्लाह तबारक व तआला की इस हुक्म पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी की मंजिलें तय करा रहा है और AMP हम समझते हैं कि उसी की एक जीती जागती तस्वीर और उसकी तफसीर है। हमारे शुएब साहब ने कई अशार सुनाए हैं, तो इसी कुरान मजीद की रोशनी में शायर ने कहा था कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। लिहाजा आज भी अगर हम और आप पूरी तरीके से अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें और हम ये समझते हैं कि आज तक मैं ज़ाती तौर पर कि मैंने बगैर दाढ़ी के तकरीर के शुरू में भी और तकरीर के आखिर में भी इतनी दुआ करते हुए किसी शख्स को नहीं देखा जितना भी आमिर इदरीसी साहब ने दुआ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी। आज भी अपने अज़ीम-ओ-शान मुल्क में मुसलमानों को कतई तौर पर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप देखें तो पूरी तारीख से आप हजरात बखूबी वाकिफ होंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अगर सिर्फ 2 एग्जाम्पल पर हम लोग गौर कर लें। एक वक्त वो आया कि जब इसी मुल्क में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और दूसरा 2014
یہ دو تاریخیں ایسی ہیں جن پر کہ ہم سمجھتے ہیں جن مواقع پر پوری دنیا میں نہ صحیح تو پورے ملک میں مسلمانوں نے اور ہر طبقے کے مسلمانوں نے اپنا اپنا محاسبہ کیا، اپنا اپنا انٹرسپیکشن کیا کہ آخر ہم اس ملک میں کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری اس ملک میں کیا حیثیت ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی اس ملک میں ان کا کیا مستقبل اور فیوچر ہونے والا ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں ایک دو نہیں بلکہ ملک بھر میں مسلمانوں نے سینکڑوں اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، اپنی یونیورسٹیز قائم کی ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز وجود میں آئی ہیں، اور ان آرگنائزیشنز نے اپنے اپنے ڈھنگ اور انداز سے کام کرنے کی کوششیں اور کامیاب کوششیں کی ہیں۔ لیکن ان کوششوں کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جائے، کس طریقے سے پروفیشنلی آرگنائز کیا جائے، ایک دوسرے سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے، اور بہت سے تو نوجوان ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے آرگنائزیشنز قائم کی ہیں لیکن ان کو صحیح ڈائریکشن اور صحیح سمت نہیں معلوم کہ ہمیں در حقیقت کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو ایم پی نے جو میرے نزدیک سب سے بڑا کارنامہ ایک مختصر سے عرصے میں انجام دیا ہے، وہ این جی او کنیکٹ کے ذریعے سے اس نے سینکڑوں اور ہزاروں آرگنائزیشنز کو ایک ڈائریکشن دیا ہے جس کے تحت یہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ ابھی جو یہ بروشر ہے میں جو اس پہ پڑھ رہا تھا، اس میں جو ایم پی نے اپنا مشن اور ویژن بنایا ہے، اگر جو ایم پی کا مشن ہے کہ ٹو امپاور مسلمز فار دا گریٹر بینیفٹ آف دا سوسائٹی ان جنرل اینڈ دا نیشن ایز اے ہول، اور جو ویژن ہے کہ ٹو بی اے ماڈل مسلم کمیونٹی which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, economically dynamic۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف ابھی اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کی روشنی میں محترم پروفیسر سید وسیم اختر صاحب نے ہمارے اور آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ جو ایم پی نے اپنا یہ ویژن اور مشن بنایا ہے، اگر اس کو عملی جامہ پہنانے میں ہم سب لوگ مل کر کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ اسی ہم اپنے ملک میں ہماری آنے والی نوجوان نسل کامیابی کی منزلیں نہ طے کر سکے۔ ابھی کرونا میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلم آرگنائزیشنز نے میدان میں آ کر کے بغیر کسی خوف اور ڈر کے، تو ظاہر سی بات ہے ہم وہ قوم ہیں جن کا کہ ایمان ہے کہ ایک دن ہمیں موت آنی ہی ہے، تو لہذا مسلمانوں نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے میدان میں نکل کے جس طریقے سے پوری سوسائٹی ایز اے ہول کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کا اعتراف بڑے پیمانے پر نیشنل لیول پر بھی میڈیا نے بھی اور غیر مسلمین نے بھی بڑے پیمانے پر کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اپنے اس عظیم الشان ملک میں جو میجورٹی ہے، جو نان مسلمس کی میجورٹی ہے، وہ دلی طور پر، قلبی طور پر سیکولر ہیں، لیکن کچھ ہماری اپنی کمیوں کی وجہ سے اور کچھ جو ہماری امیج بنائی گئی ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم نان مسلم سے دور ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں بیٹھا دی گئی ہیں۔ لیکن اس کرونا کے دور میں بڑی حد تک وہ کمیاں دور ہوئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ کو بہت جلد ہی اور ہو سکتا ہے اسی مہینے میں دیکھنے کو ملے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دور جس کی طرف عامر ادریسی صاحب نے اشارہ کیا ہے، یہ جو آج آئی ٹی کا دور ہے جہاں کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بول بالا ہے، روبوٹکس کا بول بالا ہے، ایسے حالات میں جب تک پروفیشنلی کام نہیں کیا جائے گا، جب تک پروفیشنلی آرگنائزیشن بھی کام نہیں کریں گی، تب تک کم وقت میں ہم لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس سلسلے میں جو اسکالرشپ کا پروگرام ہے اور جو امپلائمنٹ کا پروگرام ہے، وہ سب ظاہر سی بات ہے اپنی جگہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن آپ سب لوگ اور خاص کر جو ایجوکیشن سے متعلق یہاں پہ حضرات تشریف فرما ہیں، وہ ہم سے بہتر اس بات کو جانتے ہیں کہ جب تک ہمارے ہر شہر میں بڑے پیمانے پہ پرائمری اسکولز ہم لوگ قائم نہیں کریں گے، تب تک ہم لوگوں کو صحیح طور پر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جس کی طرف چانسلر صاحب نے اشارہ کیا ہے
کہ ہم آنے والے دنوں میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MP اسی ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے کہ ہم مانگنے والے نہ بنے بلکہ دینے والے بنے. ہمارے نوجوان خود اپنے اسٹارٹ اپس واقعی میں زمین پر قائم کریں، صرف لفظی طور پر نہیں. ہم اپنے اندر اپنے نوجوانوں میں انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین پیدا کریں، انٹرپرینرشپ کو ہم فروغ دیں. حکومت کی بہت ساری اسکیمز ہیں جس کا کہ irrespective آف کی کون سی پارٹی حکومت میں ہے، اس سے ہم اور آپ کیسے فائدہ اٹھائیں. یہ تبھی ممکن ہے جبکہ AMP جیسی آرگنائزیشن ان نوجوانوں کی صحیح طور پر قیادت کرے. بہرحال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میسج اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات میں نے شروع میں کہی کہ اگر آج بھی ہم اور آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور پورے اتحاد اسلامی، شوکت اسلامی اور قوت اسلامی کا مظاہرہ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی ہمارے اندر، ہمارے درمیان ابن سینا اور جابر ابن حیان اور ابو القاسم الزہراوی جیسی شخصیت وجود میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک کاموں کے لیے ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر جناب مولانا صاحب. ہم اب پروگرام کے آخری منزل پر پہنچ چکے ہیں. میں درخواست کروں گی لکھنؤ چیپٹر کے EB ممبر مسٹر حمزہ خان سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب پروفیسر سید وسیم اختر صاحب کو بطور یادگار میمنٹو پیش کریں. بہت شکریہ حمزہ صاحب. لکھنؤ چیپٹر ہیڈ محمود عالم صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور جناب مولانا خالد رشید فرنگی مہری صاحب کو میمنٹو پیش کریں. بہت شکریہ محمود عالم صاحب. آخر میں میری درخواست ہے UP اسٹیٹ سیکرٹری جناب شاہ نواز خان صاحب سے کہ وہ اظہار تشکر یعنی ووٹ آف تھینکس پیش کریں. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. We are blessed that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has chosen us from millions of people to serve country, countrymen, and especially the needy and helpless. On behalf of Association of Muslim Professionals, I would like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Vice Chancellor, Honorable Chancellor, Sir, Professor Sayyid Wasim Akhtar Sahab, for taking your time, for giving us inspiration from your words and your work. We are here to learn something new from best practices. And Alhamdulillah, میں یہ کہنا چاہوں گا خاص طور سے کہ انشاءاللہ ہم نے ایک جیتی جاگتی یونیورسٹی بھی آپ کے اندر دیکھی اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی ہے. اور ہم میں سے ہر ایک جو یہاں آیا ہے وہ دل میں اس شمع کو لے کر ضرور جائے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے طریقے سے ہر علاقے میں جتنا ممکن ہم سے ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر یونیورسٹی نہیں تو کم سے کم ایک اسکول کا خواب لے کر ضرور جائے. میں نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولانا خالد رشید فرنگی مہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ سے اپنی سرپرستی سے نوازا ہے اور
जो एक लीडरशिप होनी चाहिए, यानी उन्होंने हमें शो किया कि व्हाट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ इमाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब आमिर इदरीसी साहिब का, एंड आई एम स्पीचलेस। अल्हम्दुलिल्लाह, only Allah Almighty knows your rank and your increasing rank, inshallah, in the day of judgment. I'm thankful to Vice Chancellor sir, faculty members of Integral University. I'm thankful to media personnel present over here, and for AMP members. अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो एक खानदान है, हम शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। और लास्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब जो लीडरशिप हमें स्टेट यूपी में मोहतरम जनाब शुएब साहब से और मोहतरमा शाकीन मैम से मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम हमें देखने को मिला। अस्सलामु अलैकुम।